Hello dears, this is Anshika Raj. I hope you all have been good. After a long time I am making video. Due to some issues I had stopped. So without further delay, let's get started. Today's topic is Twins Art of Characterization. इस नॉवल में हक एक फर्स्ट पर्सन नैरेटर है, इसके साथ साथ वो एक सेंट्रल कैरेक्टर भी है। इस चैनल पे इम्पॉर्टेंट ब्लॉग्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। इसके अलावा अदर टॉपिक्स पे कमेंट्स के बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बिफोर डिस्कसिंग हक्स कैरेक्टर इन दिस नॉवल, इट विल बी हेल्पफुल टू गो बैक टू टॉम सोवर, यानी कि जो मार्क ट्वेन ने लिखी है इस नॉवल की पहली सीरीज, यानी हकलबेरी फिन की जो पहली सीरीज है, यानी जो पहला पार्ट है, जो कि है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सोवर, जो 1876 में लिखी गई थी। और उसके बाद ये वाली नॉवल पब्लिश हुई थी हमारी हकलबेरी फिन वाली। तो हम ये जान लेते हैं दोनों ही नॉवेल्स में कि हक का और टॉम का स्पेशली क्या कैरेक्टर रहा है, वो किस तरीके के कैरेक्टर रहे हैं। हक एक ऐसे शराबी का बच्चा है जो कि गांव में रहता है और जो पूरे टाउन का सबसे शराबी जो अगर कोई इंसान है तो वो हक का ही फादर है और वो उसका बेटा कहलाता है। हक का पूरा नाम क्या है? हकलबेरी फिन। और उसको उस गांव की जो सारी फीमेल्स हैं, स्पेशली मदर्स, सारी उसको हेट करती हैं क्योंकि वो एक लेजी बॉय है, वो लॉलेस है, यानी किसी भी रूल रेगुलेशन को नहीं मानता है, वल्गर है और बैड बॉय है। और दूसरा रीज़न ये है कि उसकी जो वो लेडीज़ हैं उनके बच्चे भी उसको काफ़ी एडमायर करते हैं, यानी हक को एडमायर करते हैं, वो उसके जैसा बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं, जो मदर्स हैं उन बच्चों की, वो उनसे उसको दूर रहने के लिए बोलती हैं कि वो जो हक है वो उनके बच्चों से दूर रहें और उनके बच्चे भी उस हक से दूर रहें। आप जान लेते हैं कि इन दोनों ही नॉवेल्स में उसका क्या कैरेक्टर रहा है। जो हक है दोनों ही नॉवेल्स में उसका सेम ही कैरेक्टर रहा है, दोनों में ही वल्गर रहा है, लॉलेस रहा है, बैड बॉय रहा है। लेकिन जो टॉम सोवर की नॉवेल है उसमें वो नैरेटर नहीं रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं रहा है। ही इज द फर्स्ट पर्सन नैरेटर इन दिस नॉवेल। ये वाली जो नॉवेल है उसमें, यानी हकलबेरी फिन वाली, इसमें वो फर्स्ट पर्सन नैरेटर है। बट ही वॉज नॉट इन टॉम सोवर। लेकिन जो टॉम सोवर वाली नॉवेल है उसमें वो फर्स्ट पर्सन नॉवेल नैरेटर नहीं, यानी ये हम कह सकते हैं कि वो मेन कैरेक्टर नहीं है, प्रोटैगनिस्ट होता है ना, वो नहीं है, वो लीड कैरेक्टर नहीं है। सोर्सेस इन मार्क ट्वेन्स लाइफ। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेस रहे हैं, कैरेक्टर्स रहे हैं जो मार्क ट्वेन्स की रियल लाइफ से रिलेटेड हैं और इस नॉवल में भी हैं। नंबर 1, टॉम ब्लैकमैनशिप, with whom Sam had played as a boy, was the prototype for Huck। यानी टॉम ब्लैकमैनशिप है, दूसरे हैं कैरेक्टर जो कि सैम है। अब टॉम ब्लैकमैनशिप कौन है? वो टॉम ब्लैकमैनशिप वो है जो इस नॉवेल, जो कि रियल कैरेक्टर हैं राइटर की लाइफ से, और इसमें उन्होंने नेम चेंज करके हक फिन का नेम दिया है। यानी जो हक है वो रियल लाइफ कैरेक्टर है, जो कि उनकी रियल लाइफ में था टॉम ब्लैकमैनशिप, और जो सैम है वो जिम है। वी लाइक हिम, वी एंजॉयड हिज सोसाइटी। इट मीन्स यहाँ पे ये मार्क ट्वेन कहना चाहते हैं कि उन्हें और जो भी उनके फ्रेंड्स रहे होंगे उनको टॉम ब्लैकमैनशिप की जो सोसाइटी, जो कंपनी है, जो उनके साथ रहना, उनके साथ बात करना, वो काफ़ी पसंद आता होगा। लेकिन उनकी फैमिली को ये चीज़ पसंद नहीं थी। उस बॉय के साथ रहना, यानी टॉम के साथ रहना टोटली बैन था, मतलब प्रोहिबिशन था। In Mark Twain's words, Tom was ignorant, unwashed, insufficiently fed, but he had as good a heart as ever any boy had. His liberties were totally unrestricted. He was the only independent person, boy, or man in the society or community. We liked him, we enjoyed his society. इससे क्लियर होता है कि जो मार्क ट्वेन हैं वो क्लियरली ड्रॉ कर रहे हैं जो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उसको
उसको हक के लिए, यानी हक का जो कैरेक्टर है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए कि किस किस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें किस किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो उस सारी क्वालिटीज़ को बेटर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए वो अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स को लेते हैं। हकलबेरी फिन उन नॉवेल्स में से बेस्ट नॉवेल है जो कि कैरेक्टर में और प्लॉट में बैलेंस करके रखती है। इट मीन्स एक स्टोरी में कैरेक्टर्स को बताया जाता है, जो कैरेक्टर होता है उसमें जो उसकी क्वालिटीज़ है उसको बताया जाता है कि किस किस तरह की कैरेक्टर्स में क्वालिटीज़ है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं, उनकी वो किस किस तरह की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से सफ़र कर रहे हैं। और इसके अलावा जो प्लॉट होता है, ऑन द अदर हैंड, प्लॉट क्या फोकस करता है कि इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं उस होल स्टोरी में। लेकिन ये जो हमारी हकलबेरी फिन वाली जो नॉवेल है, ये दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके रखता है, यानी इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ब्यूटीफुली तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं और जो प्लॉट हैं वो भी अच्छे से प्रेजेंट किए गए हैं, यानी ये दोनों का ही बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि अगर कैरेक्टर्स को हटा दो तो जो प्लॉट्स होंगे, यानी जो प्लॉट है वो बेटर तरीके से हमें समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कैरेक्टर भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्लॉट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हक किस तरह का कैरेक्टर है। इट इज़ ईजी टू रोमांटिसाइज द कैरेक्टर ऑफ हक। हिज एज, वो टीनेजर बॉय है, वो इनोसेंस है। इसके अलावा वो सोसाइटी की बाउंड्रीज जो होती है उस तरह की बाउंड्रीज वो नहीं चाहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता है। इन सब के बावजूद वो जिम को प्रॉमिस करता है कि वो एक ना एक दिन उसको स्लेवरी से फ्री ज़रूर करवा देगा, जो कैटल स्लेवरी है उससे। हक एक हीरोइक एंड ऑनेस्ट कैरेक्टर है। हिज ऑनेस्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हिज कैरेक्टर। लेकिन पूरी नॉवेल में वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनेस्ट ही रहता है, वो कई बार झूठ भी बोलता है और उसके झूठ बोलने का सिर्फ एक ही मोटो होता है कि वो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। जो बाउंड्रीज है जिससे उसको सफोकेशन फील होती है वो उससे बाहर निकल जाए। उसको घुटन बर्दाश्त नहीं होती है जब उसको उसके ऊपर बाउंड्रीज लगा दी जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं कि उसे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब उसको नहीं अच्छा लगता है। और उसके झूठ बोलने का सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी होती है, एक ही मोटिव होता है कि वो किसी भी तरीके से इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सके, जो कि उसे ऐसा लगता है कि सच बोलना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसीलिए सिर्फ उसे एक ही रास्ता दिखता है कि सरवाइव अगर अच्छे से करना है इस वर्ल्ड में तो झूठ बोलना है, बस। द कैरेक्टराइजेशन ऑफ जिम। सोर्सेस इन मार्क ट्वेन्स लाइफ। हम देखेंगे कि कौन से सोर्सेस यानी ऐसे कौन से कैरेक्टर्स रहे हैं मार्क ट्वेन्स की लाइफ में जिससे जिम का कैरेक्टर क्रिएट किया गया है, जिसकी हेल्प से। द मोस्ट मेमोरेबल सर्वेंट ऑफ द क्वेरलिस, यानी एक फैमिली है जो कि क्लींस अंकल की फैमिली है, जॉन क्वेरलिस, जो कि फ्लोरिडा में रहते हैं, मिसौरी में। और जो जिम है वो एक मिडिल एज्ड पर्सन है जो कि अंकल डैन है। मार्क ट्वेन्स की लाइफ में एक अंकल थे, अंकल डैन वन। वो सेंसिबल थे, ऑनेस्ट थे, पेशेंस थे, मतलब उनके अंदर काफ़ी पेशेंस था, वो शांति धैर्य वाले इंसान थे और वो बच्चों के कॉमरेड थे, बच्चों की हेल्प करने वाले थे, स्पेशली इन एडवेंचर। उनके एडवाइज़र थे, बच्चों के एडवाइज़र। और इसके अलावा मार्क ट्वेन का ये कहना है कि ये क्वाट इन क्वाट है, इट वॉज ऑन द फार्म दैट आई गॉट माई स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर हिज रेस, यानी जो उनकी नस्ल है, अंकल डैन वन की जो नस्ल है वो मार्क ट्वेन को बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने इनके बारे में लिखा। और जब उन्होंने सोचा कि वो जिम का एक कैरेक्टर लिखेंगे तो उन्हें
ये कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया अपनी लाइफ में, और उन्हें लगा कि इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए जो उनका कैरेक्टर है जिम उनके नॉवल में, उसमें ये सारी एक क्वालिटी होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने डैन अंकल की जो सारी क्वालिटी थी वो जिम में डाली अपने नॉवल में। अब समझ लेते हैं कि जिम किस तरह का कैरेक्टर है। लाइक हक, जिम टू हैज़ बीन रोमांटिसाइज्ड, उसको भी उसी तरीके से प्रेजेंट किया गया है लंबे समय तक जिस तरीके से हक को किया गया था। शॉर्ट में हम बोले तो दोनों ही कैरेक्टर्स डेमी गॉड्स हैं ऑफ द रिवर, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवर को इसमें डिस्क्राइब किया गया है और उतना ही ज़्यादा इन दोनों को भी डिस्क्राइब किया गया है। ये बात अलग है कि रिवर को इनसे कहीं ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है इस नॉवेल में, लेकिन ये भी सही है कि इन दोनों कैरेक्टर्स के अलावा और किसी भी कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई है। वो दोनों ही अच्छे इंसान हैं। स्पेशली जिम है वो जेनरस हार्ट वाला पर्सन है, वो चीज़ों को बेटर तरीके से समझता है, सेंसिबल है, इनफ मैच्योर है, बट हक उतना नहीं है। अनकरप्टेड है दोनों ही, लिविंग क्लोज टू नेचर। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि देयर जर्नी ऑन राफ्ट आर गुड इनफ, और इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। कुछ क्रिटिक हैं जिनका मानना है कि जिम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मिथिकल है, वो ऑब्जेक्टिवली इस नॉवेल में प्रेजेंट किया गया है, ऐसा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट किया गया है, और इसी को अच्छे से समझने के लिए एन कॉल KAUL call, maybe I am not correct in this pronunciation, who goes back to the work of some apologists for slavery in the southern, जैसे जॉर्ज के पास गए, जॉर्ज फित्जर के पास गए, और जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि इन जो अपोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने कैसे बताया है कि जो सैम्बो की पर्सनालिटी होती है वो किस तरह की होती है। इन शॉर्ट जो AN कॉल हैं वो इस बात को जानने के लिए अच्छे से कि एक्चुअली में जो जिम है वो किस तरह का कैरेक्टर था, वो गए जॉर्ज के पास, ठीक है, और उसके अलावा कुछ अपोलॉजिस्ट के पास जो चीज़ों पे रिसर्च करते हैं कि कौन सी जो रेस थी वो कैसी थी किस उस पर्टिकुलर टाइम में मे बी, तो वो उनके पास गए और उनसे जो इन्फॉर्मेशन थी वो कलेक्ट की, और उन्हें ये पता चला कि जो साउथ में अमेरिका के साउथ में एक रेस पॉपुलर है, RAC जनजाति, जिसे वो एक रेस पॉपुलर है वहाँ पे जिन्हें हम बोलते हैं सैम्बो, यानी जो ब्लैक लोग हैं उन्हें सैम्बो के नेम से फेमस है वो, और उन लोगों को नेशन का पार्ट नहीं माना जाता है वहाँ पे, और जो वहाँ पे जो ब्लैक लोग रहते हैं वह ह्यूमन बीइंग, बट वो ह्यूमन बीइंग उनको माना नहीं जाता है। दे हैड गुड पॉइंट्स, उनके पास अच्छे पॉइंट्स हैं बात करने के लिए, वो सेंसिबल हैं, बट फिर भी उनको सेंसिबल नहीं माना जाता है, उनको नहीं माना जाता है कि उनके पास उस तरह की क्वालिटी है, उस तरह की सेंसिबिलिटी है, और या मैच्योर क्वालिटी है जिस तरह की अदर लोगों में होती है, यानी वाइट लोगों में होती है, यानी वो लोग सेंसिबल बातें नहीं कर सकते हैं, वो लोग इतने मैच्योर नहीं हैं। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा है कि जो ब्लैक मैरिजेस हैं, यानी जो ब्लैक मैरिज है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को कि उन लोगों की रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ कैसी है। जब उन लोगों को बेच दिया जाता है, यानी जब वो फैमिली टूट जाती हैं, हस्बैंड्स को या पेरेंट्स को एक तरफ बेचा जाता है और वाइफ्स होती हैं या जो बच्चे होते हैं उनको दूसरी डायरेक्शन में बेच दिया जाता है, तो भी उनको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो ब्लैक लोग होते हैं, यानी जो सैम्बो होते हैं, SAMBO सैम्बो, वो लोग इसेंशियली क्या होते हैं, इम्प्रोविडेंट होते हैं, वो लोग इरिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए अपने स्लेव मास्टर्स पे डिपेंड होते हैं।
टोटली डिपेंड होते हैं वो लोग। और कुछ इसी तरह से जो जिम है उसका कैरेक्टराइजेशन किया गया है इस नॉवेल में, ऐसा A.N. कॉल का मानना है। जो अथॉरिटी होती है स्लेव मास्टर्स के पास, उसके बेसिस पे वो ना सिर्फ स्लेव्स को पनिश करते हैं, मारते हैं, बल्कि अपनी पावर के बल पे उनको किसी भी तरीके से चलाते हैं, डिक्टेट करते हैं। वो ना सिर्फ वो सिर्फ कभी कभार ही उनको डिक्टेट नहीं करते, बल्कि उनको रेगुलर बेसिस पे उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनका वर्क हो, चाहे उनकी फैमिली हो, और सेक्सुअल पावर एज वेल। और स्लेव मास्टर्स के इस तरह के बिहेवियर की वजह से, जिस तरीके से वो रूल करते हैं, उसकी वजह से वो जो विक्टिम है वो इन्फेंटाइल बन जाता है। जिम इज प्रेजेंटेड एज मिस वॉटसन्स स्लेव, जो कि टॉम सोवर्स के जोक्स का मजाक उड़ाता है। बाद में जो टॉम है उससे बदला लेने के लिए उसकी टोपी को टांग देता है पेड़ पे, और ये इंसिडेंट और ये स्टोरी पूरे गांव में फैल जाती है। और धीरे धीरे करके जो जिम है वो सभी निगरों के बीच में एक सेलिब्रिटी के रूप में उभर जाता है। यहाँ पे नोटिस करने वाली ये बात है कि जिम की जो हैट है वो टॉम ने टांगी होती है, लेकिन जिम को लगता है कि ये विचेस का काम है, ये विचेस ने किया है, और ये जो भी कुछ हुआ है वो टॉम ने नहीं किया है। उसे ऐसा लगता है कि विचेस नहीं किया है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जिम को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है एक कॉमिक फिगर की तरह से। हम ये भी देख सकते हैं कि मार्क ट्वेन ने किस तरह की जो स्टीरियोटाइप है एक निग्रो का वो प्रेजेंट करने की कोशिश की है। एट द सेम टाइम वो जिम को इस नॉवल में ये भी मौका देते हैं कि उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, एटमॉस्फेयर देते हैं, चैलेंजेस देते हैं कि वो उस चीज़ से बाहर निकल पाए और अपनी एक नई आइडेंटिटी बना पाए, और वो ऐसा करता भी है। जिम की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो तब हमें देखने को मिलती हैं इस नॉवल में, जब वो हक से मिलता है इन द जैक्सन्स आइसलैंड पे। दिस रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस। यहाँ पे म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर हक प्रॉमिस करता है कि किसी को भी जिम के बारे में नहीं बताएगा कि वो भाग गया है, कि वो भागा हुआ स्लेव है, और बाद में वो जिम को सेव भी करता है वो उन लोगों से जो कि भागे हुए स्लेव्स को पकड़ रहे हैं। तो वो क्या करता है, तो जिम भी बाद में उसको प्रोटेक्ट करता है हक को उसके खुद के फादर से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको हार्म करना चाह रहे थे। ड्यूरिंग दिस जर्नी जो पैफलिन है उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेड बॉडी को, जो कि हक का फादर होता है, सबसे पहले जिम देखता है, और जिम हक को नहीं बताता कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिम का रोल है वो एक प्रोटेक्टिव एज अ फादर के रूप में है। वो इंसिडेंट जब हमें और ज़्यादा उसकी ह्यूमैनिटी को देखने को मिलती है, यानी जिम की ह्यूमैनिटी हमें देखने को मिलती है जब वो रिग्रेट करता है आफ्टर मीटिंग हिज 4 years old daughter Elizabeth, when she did not shut the door without realizing that she was deaf and dumb। बाद में हम देखते हैं कि हक और जिम की जो फ्रेंडशिप है वो धीरे धीरे बिटर हो गई है, लेकिन जल्दी ही जो जिम है वो अपनी ह्यूमैनिटी को रिकवर कर जाता है, और वो स्टीरियोटाइप पर्सन से हट के बाद में एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर इमोशन है, डिग्निटी है और लॉयल्टी है। He soon recovers his humanity. In this scene, one can see him moving out of the stereotype and becoming a human being capable of dignity and emotion and loyalty. That's all। यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। See you soon in the next video. Till then, bye bye.